नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम 12th कंप्यूटर साइंस के यूनिट 1 का क्विक रिवीजन करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। आज के जो इस वीडियो में हमारे डिस्कशन के टॉपिक होंगे इस चैप्टर में से वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, IP एड्रेसिंग, शेल, BI एडिटर एट्सेट्रा। और अगर आप ये चैप्टर ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी 7 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे होते हैं, और इनको कनेक्ट करने का हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ये डेफिनेशन है, और यहाँ पे डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेट है हमारा जो हमारे नेटवर्क को जोड़ रहा है, और यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, और रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर वगैरह ये शेयर हो रहे हैं आपस में, और इनको कनेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करना पड़ रहा है जैसे ईथरनेट केबल। अब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के होस्ट, तो होस्ट होते हैं वो कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3, इनको हम होस्ट बोलेंगे। दूसरा आ गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये डिवाइस आपका कंप्यूटर के साथ लगा होता है जिससे आपकी ईथरनेट केबल कनेक्ट हो पाती है दूसरे कंप्यूटर के साथ। तीसरा आ गया हमारा ईथरनेट केबल, जो वायर जिससे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। वायरलेसली भी हो सकते हैं, बट अगर वायर के साथ हो तो ईथरनेट केबल ये है आपके पास। और फोर्थ है आपके पास हब स्विच रूटर। ये आपको हेल्प करते हैं कि अगर आपने कनेक्शन मल्टीपल डिवाइसेस के साथ शेयर करना है, बैंडविड्थ को शेयर करना है, डिवाइड करना है, तो आप हब स्विच रूटर का यूज़ करेंगे। और फिफ्थ है आपका इंटरनेट, जिससे आप किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो जैसा कि आपने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम डिफरेंट कंप्यूटर को डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट कर लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग ऑफ डाटा एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। और इसमें हमारे जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए वो भी हमने देख लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा। कम्युनिकेशन के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। लो कॉस्ट ड्यू टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हम प्रिंटर, स्कैनर ये सारे रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं जिससे कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, ऑल दीज आर दी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क में हमारी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रहती है कि सिक्योरिटी, जैसे मल्टीपल कंप्यूटर या ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो सिक्योरिटी का इशू आएगा हमें। दूसरा है हमारे पास कि नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट ये बढ़ जाती है। हमें स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे NOS चाहिए होगा हमें, वायरसेस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इलीगल यूज़ ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है नेटवर्क का। और रिक्वायर्ड टेक्निकल स्टाफ, अगर कंप्यूटर नेटवर्क में आपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है और उनको मैनेज करना है तो आपको टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंडेंसी ऑन सर्वर, ये सारे हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP ये आपके कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स या रूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डाटा ट्रांसमिशन में अक्रॉस दी कंप्यूटर नेटवर्क। आपने कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया, अब आपने उसमें डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको TCP/IP रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, या कंप्यूटर उस रूल को TCP/IP रूल को कंप्यूटर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो क्या हो रहा है, ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है,
तो सेंडर वाले एंड पे क्या हो रहा है, जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो डाटा को ब्रेक कर रहा है, और फिर उसके बाद जो आईपी प्रोटोकॉल है वो हेल्प कर रहा है रूट करने में कि आपने डाटा को डेस्टिनेशन पे कहाँ पहुंचाना है या डेस्टिनेशन का एड्रेस कहाँ का है, वो आईपी एड्रेस बताएगा आपको। और टीसीपी थर्ड स्टेप में जब डेस्टिनेशन पे डाटा पहुंच जाएगा हमारा, तो उन पैकेट्स को रीअसेंबल करेगा ताकि वो यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में मिल जाए रेसिपिएंट एंड पे। तो टीसीपी और आईपी के बीच में हम अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। टीसीपी हमारा कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। इसका काम होता है कि डाटा सेंडर वाले एंड से ब्रेक करके ले जाना और रिसीवर वाले एंड पे उसको असेंबल करना। और आईपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो फाइंड आउट करना कि किसने किसको डाटा भेजना, तो ये बताएगा कि हमारा डेस्टिनेशन फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी क्या करता है, ब्रेक करता है डाटा को सो दैट कि एफिशिएंटली हैंडल हो सके नेटवर्क के बीच में। और आईपी क्या करता है, एनवेल्प करता है और एड्रेस करता है डाटा को। टीसीपी करता है हमारा वेरीफाई करता है ऑल दी पैकेट एट दी डेस्टिनेशन की कोई पैकेट बीच में ब्रेक तो नहीं हो गया या इनकम्प्लीट तो नहीं है। अगर ये ऐसा है तो उसको डाटा को दोबारा रीसेंड करता है। और आईपी क्या करता है हमारा, आईपी जस्ट हमारा हेल्प करता है डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। सो दैट्स ऑल फॉर टीसीपी आईपी। नेक्स्ट है हमारा डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब भी आप कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको कुछ एक सेटिंग्स करनी पड़ती हैं अपने कंप्यूटर पे, डिवाइस पे, सो दैट कि आप सर्वर से डाटा को रिक्वेस्ट कर सकें, रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकें और उन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकें। डीएचसीपी आपकी एक ऐसी नेटवर्क सर्विस है जो होस्ट कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली असाइन कर देती है सेटिंग्स फ्रॉम सर्वर एज अपोज टू मैनुअली। जो सेटिंग हमें मैनुअली करनी पड़ती थी, डीएचसीपी हमारी एक नेटवर्क सर्विस है वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देती है। जो डीएचसीपी क्लाइंट होता है वो सर्विस को रिक्वेस्ट करता है और डीएचसीपी सर्वर वो सर्विस प्रोवाइड करता है डीएचसीपी क्लाइंट को। ये जैसे आप देख सकते हैं डीएचसीपी सर्वर है, ये क्लाइंट्स हैं, ये अनट्रस्टेड नेटवर्क के ऊपर हैं, ये ट्रस्टेड के ऊपर है। डीएचसीपी क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस को और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। यहाँ पे भी एक दूसरी डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सेटिंग से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर दिया। उसको आईपी एड्रेस, सब नेट मास्क, डिफ़ॉल्ट रूटर, डीएनएस सर्वर्स, ये सारी चीज़ें डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है डीएचसीपी क्लाइंट को। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का जो टाइम है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन से। और दूसरा है कि इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल कॉस्ट। और तीसरा है ये एडमिनिस्ट्रेशन को नेटवर्क में सिंप्लीफाई कर देता है। और अगर इसकी डिसएडवांटेज देखें तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और सर्वर में कोई एरर आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रुक जाती है, वो आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आईपी एड्रेसिंग। इंटरनेट के थ्रू अगर आपका कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है तो उसको एक यूनिक नंबर असाइन किया हुआ है और उस यूनिक नंबर को बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। इस यूनिक नंबर में दो चीज़ें होती हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी आपकी क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है नेटवर्क को जिससे वो आईपी एड्रेस बिलोंग करता है, और होस्ट आईडी क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई ये होस्ट ऑन दी नेटवर्क। ये जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है और 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो आईपी एड्रेस होते हैं इसके दो वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट है और IPv6 128 बिट का है। IPv6 हमारा लेटेस्ट वाला है जो हमें ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। दो तरह के हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक जो होता है फर्दर डिवाइड होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस में। क्लासेस देखें तो हमारी आईपी एड्रेस में 5 क्लासेस होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लास ए में क्या है, फर्स्ट बिट रिजर्व है, नेक्स्ट 7 बिट हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं और नेक्स्ट 24 बिट हैं आपकी होस्ट आईडी की। क्लास बी में 2 बिट रिजर्व है, नेक्स्ट 14 बिट है नेटवर्क आईडी की और नेक्स्ट
16 बिट है हमारी होस्ट आईडी की। क्लास सी में हमारी 3 बिट रिज़र्व हैं, 21 बिट है नेटवर्क आईडी की और होस्ट आईडी की हैं 8 बिट। और क्लास में हमारी 4 बिट रिज़र्व हैं और नेक्स्ट वाली है मल्टीकास्ट के लिए 28 बिट। और क्लास ई में हमारी 5 बिट रिज़र्व है और नेक्स्ट है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो अगर हमने डिफरेंट क्लासेस के स्टार्टिंग और एंड एड्रेस कैलकुलेट करने हैं तो हम इन बिट के एलोकेशन के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। जैसा कि आप क्लास ए में देखेंगे कि स्टार्टिंग एड्रेस तो मिनिमम 000 ही रहेगा और जो एंड एड्रेस होगा, जैसे कि फर्स्ट बिट इसमें रिज़र्व है 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा और बाकी जगह मैक्सिमम क्या हो सकता है बाइनरी नंबर का 111। तो फर्स्ट ऑक्टेट के लिए हमारा आएगा 127 और नेक्स्ट के लिए 255। इससे आप कैलकुलेट कर पाते हैं क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई का स्टार्टिंग और एंड एड्रेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा आईपी एड्रेस के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आईपी रूटिंग। स्पेसिफाइंग एंड डिस्कवरिंग पाथ इन ए टीसीपी आईपी नेटवर्क अलोंग विच नेटवर्क डाटा में बी सेंड। आपका कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए पाथ को डिस्कवर करना टीसीपी आईपी नेटवर्क में आईपी रूटिंग कहलाता है। और ये 2 तरह का होता है, स्टैटिक और डायनामिक। जो स्टैटिक में होता है आपका मैनुअली रूट्स ऐड करते हैं रूटिंग टेबल में, और जो डायनेमिक में क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो डायनेमिकली ऐड होते हैं रूटिंग टेबल के अंदर ऑटोमेटिक। स्टैटिक रूटिंग जो होती है हमारी लिमिटेड होती है, स्मॉल एरिया के लिए होती है, और जो डायनेमिक रूटिंग होती है वो हमारी स्मॉल टू लार्ज एरिया दोनों के लिए होती है। दूसरा जो डिफरेंस है, इट फेल्स टू अडॉप्ट फेलियर एंड नेटवर्क आउटेज। अगर हम बात करें डायनेमिक की तो इट अडॉप्ट टू फेलियर एंड नेटवर्क आउटेज। तीसरा है हमारा कि जो स्टैटिक रूटिंग होती है ये सिंपल होती है, मैनुअली होती है, शॉर्ट नेटवर्क के लिए होती है। डायनेमिक रूटिंग होती है ये कम्प्लेक्स होती है, लार्ज नेटवर्क के लिए होती है, स्केलेबल होती है। चौथा जो डिफरेंस है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें जो रूट होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं। डायनेमिक रूट होता है इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है। इसमें हमारा चेक होता है कि नेटवर्क पे ट्रैफिक कितना है, टोपोलॉजी कौन सी है, उसके बेसिस के ऊपर ही डिसाइड होता है कि आपने कौन सा रूट फॉलो करना है। तो ये था हमारा आईपी रूटिंग। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि जब आप मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उनमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपकी सिक्योरिटी भी बनी रहे और वो डाटा ट्रांसफ़र और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज भी इजीली हो पाए। तो एनओएस क्या करता है, हमें रन्स ऑन ए सर्वर और सर्वर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है हमारा डाटा, यूज़र और ग्रुप्स को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। एनओएस हमें मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है। एग्जाम्पल हैं इसके सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनक्स, BSD। एडवांटेज देखें तो इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो हाईली स्टेबल होता है, सिक्योरिटी सर्वर से मैनेज होती है, इजीली अपग्रेड हो जाता है थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज़, रिमोट एक्सेस मिल जाती है हमें। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई कॉस्ट फॉर बाइंग एंड रनिंग ये सर्वर, डिपेंडेंसी हमारी सर्वर के ऊपर बढ़ जाती है और रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है। 2 तरह के टाइप होते हैं एनओएस में, क्लाइंट सर्वर एनओएस, जिसमें क्या होता है एक सर्वर होता है और बाकी कंप्यूटर क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज सर्वर से। दूसरा होता है पेयर टू पेयर एनओएस। इसमें क्या होता है सभी जो टर्मिनल होते हैं उनकी इक्वल प्रेफरेंस होती है। सो दैट्स ऑल फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा लाइनक्स। तो लाइनक्स आपका पॉपुलर वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके कंपोनेंट की बात करें तो कर्नल इसका जो कोर पार्ट है लाइनक्स का, जो रिस्पॉन्सिबल है मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। और सिस्टम लाइब्रेरीज़ क्या करती हैं, हमारी ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करती हैं जिससे हम कर्नल के फीचर को एक्सेस कर पाते हैं। और सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रोग्राम आर रिस्पॉन्सिबल टू डू स्पेशलाइज इंडिविजुअल लेवल टास्क। जो लाइनक्स के वेरिएंट है डिफरेंट वो इस तरह से हैं, सेंटोस, उबंटू, डेबियन, फिडोरा एजेट्रा। एडवांटेज बात करें लाइनक्स की तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, सिक्योरिटी इसमें हाई होती है, नेटवर्क पोर्ट GNU सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और शेल इसमें
कमांड लाइन इंटरफेस हमें मिलता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है विंडोज़ के कंपैरिजन में या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल है हमारे पास लाइनक्स में कंपैरिजन टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली और जो बिगिनर होता है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है लाइनक्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइनक्स के कंपोनेंट्स। लाइनक्स आपका मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके आर्किटेक्चर में ये वाले कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। अगर देखें हम डायग्राम में हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर वाली लेयर में है कर्नल जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। उसके बाद आता है हमारा शेल, हम कमांड्स दे सकते हैं कर्नल को हार्डवेयर से कोई भी ऑपरेशन करवाने के लिए। और इससे भी टॉप वाली लेयर में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हार्डवेयर है, इसमें क्या होता है जो पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू एजेट्रा आते हैं। कर्नल जो इससे हार्डवेयर से टॉप वाली लेयर है। कर्नल हमारा कोर प्रोग्राम है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज और शेड्यूलिंग दी जॉब्स सो दैट कि हर एक जॉब को फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज मिल सके, ये डिसाइड करता है हमारा कर्नल। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे कर्नल के काम है। सिस्टम लाइब्रेरीज आपकी ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करती हैं जिससे हम कर्नल के फीचर्स को एक्सेस कर पाते हैं। शेल आपका कमांड लाइन इंटरफेस है जो यूज़र से कमांड रिसीव करता है और कर्नल उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ। नेक्स्ट आ गया हमारा उबंटू। उबंटू इज़ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद मोर देन 20 मिलियन यूज़र वर्ल्ड वाइड। उबंटू ऑफिशियली जो रिलीज़ हुआ है वो 3 एडिशन में रिलीज़ हुआ है, डेस्कटॉप, सर्वर और कोर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस एंड रोबोट्स। ये उबंटू की जो स्क्रीन है फर्स्ट वाली वो है। एडवांटेज की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, ईजी टू यूज़ है, ब्यूटीफुल है, फास्ट है, सिक्योर है। डिसएडवांटेज की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें रिलेटिवली लो हैं कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेस सूटेबल फॉर गेमिंग। ऑल दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ उबंटू। नेक्स्ट है लाइनक्स यूनिटी इंटरफेस। जो यूनिटी इंटरफेस है वो क्या है, उबंटू का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। यूनिटी इंटरफेस आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप मेनूज को ड्रैग, ड्रॉप और इंटरेक्ट कर सकते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये है यूनिटी इंटरफेस। सबसे पहले पैनल, इट कंटेन स्टेटस एंड एप्लीकेशन मेनूज जहाँ पे आप सेटिंग फॉर सिस्टम एंड प्रोग्राम कर सकते हैं। लॉन्चर आपका जैसे विंडो में टास्क बार होती है उसी तरह इसमें लॉन्चर होता है। कोई भी नई एप्लीकेशन ऐड होगी तो वो आपको लॉन्चर में दिखाई देगी जब तक वो रन हो रही होगी। जैसे टास्क बार में कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं वो दिखाई देती है, वैसे ही लॉन्चर में हम कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वो लॉन्चर में दिखाई देगी। नेक्स्ट है डेस्कटॉप। जैसे विंडोज़ में डेस्कटॉप होता है वैसा ही डेस्कटॉप होता है। इस डेस्कटॉप को आप वर्क स्पेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा डैश। ये आपका जैसे विंडो में स्टार्ट बटन होता है बिल्कुल उसी तरह काम करता है। यहाँ पे आप डिफरेंट एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। जीनोम आपका लाइनक्स का फ्री और ओपन सोर्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। जीनोम 3 is the default desktop environment for major Linux distribution including Fedora, Debian, Ubuntu, etc. or Unity and GNOME are the desktop environment. Both are developed by GTK। और अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये है हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही होती है हमारी यूनिटी इंटरफेस की तरह ही। टॉप बार प्रोवाइड एक्सेस टू डेट एंड टाइम, सिस्टम इंडिकेटर, करंटली ओपन एप्लीकेशन। उसके बाद सिस्टम इंडिकेटर, इसमें क्या होगा आपके पास डिफरेंट आइकन होंगे जो बैटरी, नेटवर्क और साउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। आप डॉक शोइंग करंटली ओपन एप्स एंड शॉर्टकट टू योर फेवरेट्स। ये है हमारा डॉक। ऐप ड्रॉअर, इट लिस्ट ऑल द एप्स इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। इसमें लिस्ट ऑफ ऑल दी ऐप होंगी जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो। उसके बाद है डेस्कटॉप। ये आपका मेन वर्क एरिया होगा जहाँ पे आप ऐप्स को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। सर्च, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप डिफरेंट फाइल को सर्च कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम में हैं या कंप्यूटर में हैं। ये 2 डायग्राम है आपके पास डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की, ये जीनोम की है और यूनिटी की आपने जैसे पहले पढ़ा ये यूनिटी इंटरफेस है और ये है जीनोम। नेक्स्ट है हमारा शेल। शेल हमारा कमांड लाइन इंटरफेस हो जहाँ पे
हम कीबोर्ड से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से या फाइल से कमांड देते हैं और वो कमांड एग्जीक्यूट होती हैं और यूज़र को डिज़ायरेबल रिज़ल्ट प्रोवाइड करती हैं आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। इसको इसीलिए हम बोलते हैं कमांड इंटरप्रेटर। ये है डायग्राम हार्डवेयर, कर्नल, शेल और यूटिलिटीज़। तो शेल आपका कर्नल से जस्ट ऊपर वाली लेयर है। यहाँ पे यूज़र क्या करता है, कमांड प्रोवाइड करता है, और शेल क्या करता है, कर्नल से उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है। टाइप्स देखें इसके शेल के, तो सबसे पहले शी शेल। इसका सिंटैक्स लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और बड़ा यूजफुल होता है उन लोगों के लिए जो सी के साथ फेमिलियर होते हैं। बोर्न शेल ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमन शेल है इन लाइनेक्स। कोर शेल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बोर्न शेल विद कमांड लाइन एडिटिंग फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट। इसमें कमांड लाइन एडिटिंग फैसिलिटी भी होती है। नेक्स्ट है बैश शेल, इट इज़ कम्बिनेशन फीचर ऑफ बोर्न और सी शेल। और नेक्स्ट है टैश, इट हैज़ ए लॉट ऑफ एनहांसमेंट एंड फर्दर फीचर इवन देन बैश शेल। इसमें बैश से भी एनहांस और फर्दर फीचर होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीआई एडिटर। वीआई एडिटर हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इट इज़ यूज फॉर एडिटिंग फाइल्स इन लाइनेक्स। बीम एडिटर इज़ द एनहांस वर्जन ऑफ बीआई एडिटर। और बीआई एडिटर को यूज़ क्यों करना चाहिए, इसके क्या कारण है? इट इज़ ऑलमोस्ट अवेलेबल विद ऑल वर्जन ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ फ्री। स्मॉल रेंज ऑफ शॉर्टकट, ये लाइट वेट फाइल बनाता है जिससे आपकी स्टोरेज कम यूज़ होती है। तो 3 मोड होते हैं हमारे पास वीआई एडिटर के, कमांड मोड, इंसर्शन मोड और रिप्लेसमेंट मोड। कमांड मोड में क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है। आप कमांड्स को टाइप कर सकते हैं और उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूजिंग HLKJ कीवर्ड यू कैन मूव कर्सर लेफ्ट, राइट, टॉप और डाउन। टू एंटर इनटू कमांड मोड फ्रॉम द अदर मोड प्रेस एस्केप की। इंसर्शन मोड में क्या होता है, इन दिस मोड यू कैन इंसर्ट, अपेंड, एडिट और रिप्लेस टेक्स्ट। टू स्विच टू इंसर्शन मोड आपको इंसर्ट की दबानी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट मोड अलो यू टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बाय द टेक्स्ट यू कैप्चर। और इसके साथ जो शॉर्टकट की हैं वो हैं :Q टू क्विट दी BI, :Q नॉट क्विट बाय डिस्कार्डिंग दी चेंजेस, :W सेव कंटेंट ऑफ द फाइल और :WQ सेव फाइल एंड क्विट। ऑल दीज आर दी शॉर्टकट ऑफ BI एडिटर्स। नेक्स्ट है हमारा पाइपलाइंस इन लाइनेक्स। पाइप आपका एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे आप एक कमांड की आउटपुट को स्टोर करते हैं और फर्दर उस जो आउटपुट है उसको नेक्स्ट कमांड के लिए इनपुट के रूप में देते हैं। लाइनेक्स में पाइप को रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल बार के साथ, ये कीबोर्ड में सिंबल होता है आपका। पाइप आर यूज टू रीडायरेक्ट ए स्ट्रीम फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो एक प्रोसेस चल रही है, उसका रिजल्ट आया, फिर आपने पाइप में उस रिजल्ट को स्टोर किया और दूसरी प्रोसेस के लिए उस रिजल्ट को एज ए इनपुट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप पाइप क्या कर रही है, एक टास्क के रिजल्ट को स्टोर कर रही है और दूसरी टास्क को वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड को ही दे सकते हैं, आप दूसरी की तीसरी को मल्टीपल टाइम भी हो सकता है ये। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले ls पाइप LPR, तो ls क्या करती है, डिस्प्ले करती है लिस्ट ऑफ फाइल इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और LPR क्या करती है, प्रिंट करती है। तो ls LPR से क्या होगा, आपका जो ls ने लिस्ट ऑफ फाइल और डायरेक्टरीज को शो किया होगा वो हमारी LPR कमांड को चली जाएंगी और वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी। अगर एडवांटेज देखें हम पाइपलाइंस की तो क्या है, नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, सिंपल टू यूज़ है, नो एक्स्ट्रा सिस्टम कॉल रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट। और डिसएडवांटेज देखें तो ओनली रिलेटेड प्रोसेसेस ही कम्युनिकेट कर सकती हैं, वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, कर्नल इन्वॉल्व होता है और लेस मेमोरी साइज। ऑल दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। द बेसिक फ्लो ऑफ लाइनेक्स कमांड्स का क्या होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेनी और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को आउटपुट प्रोवाइड करनी। बट इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इस स्टैंडर्ड जो फ्लो है उसको चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो कीबोर्ड है उसकी जगह आप फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है आपका उसकी जगह आप फाइल को आउटपुट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए आपका ग्रेटर देन सिंबल यूज़ होगा और LSAL आउटपुट रीडायरेक्शन फाइल 1।
तो आपकी जो ls कमांड से जो भी रिज़ल्ट आएगा वो फाइल 1 में हमारा चला जाएगा। इनपुट रिडक्शन में क्या होगा, आपका लेस देन जो सिंबल है वो हमारा इनपुट रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, इसको STDIN बोलते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट के साथ हम कीवर्ड की जगह हम स्टैंडर्ड इनपुट यहाँ पे फाइल को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इन ए शेल कमांड इंस्ट्रक्ट द शेल टू रीड इनपुट फ्रॉम ए फाइल इंस्टेड ऑफ कीवर्ड। तो स्टैंडर्ड इनपुट वो कहाँ से रीड करेगा, फाइल 1 से करेगा रीड कंपैरिजन टू कीबोर्ड से। तीसरा है हमारा एरर रिडायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट जो एरर स्ट्रीम इज़ डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, एरर जो होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, बट हम एरर को एरर फाइल में भी शो कर सकते हैं। तो ये है हमारी उसकी कमांड माई प्रोग्राम 2, इसको रन करेंगे और कोई एरर आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, एरर फाइल में मूव कर देंगे। अब वी आर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम नेम माई प्रोग्राम और यूजिंग टू ग्रेटर देन को यूज़ करेंगे हम एरर रिडायरेक्शन के लिए। वी रीडायरेक्ट द एरर आउटपुट टू द फाइल नेम एरर फाइल। हम आउटपुट को रीडायरेक्ट कर देंगे एरर फाइल के अंदर इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग दैट एरर ऑन द स्क्रीन। तो इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन में मेनली क्या हो रहा है, हमारा जो स्टैंडर्ड हमारा फ़्लो है उसको हम चेंज कर रहे हैं। कीबोर्ड और स्क्रीन की जगह फाइल या किसी और डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जगह पे। नेक्स्ट है लाइनक्स फाइल सिस्टम। लाइनक्स में आपकी हर एक चीज़ को हम फाइल ट्रीट करते हैं, जैसे हमारा DVD रोम, USB डिवाइस, फ्लॉपी ड्राइव। टू ऑर्गेनाइज द फाइल इन लाइनक्स वी क्रिएट फोल्डर्स, लॉजिकल कलेक्शन ऑफ फाइल ऑन ए पार्टीशन और डिस्क। लाइनक्स का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर है, लाइक ए अपसाइड डाउन ट्री विद द रूट डायरेक्टरी ऑन द टॉप ऑफ द ट्री और रूट ऑफ द फाइल, जिससे बाकी सारी डायरेक्ट स्प्रेड होती हैं। अगर फाइल सिस्टम की डिटेल देखें तो ये रूट डायरेक्टरी है और इससे बाकी सारी डायरेक्टरीज़ निकलती हैं। यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर हैं। बिन जो डायरेक्टरी है वो क्या है, बाइनरी फाइल को स्टोर करती है। ETC हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को, डेब डिवाइसेस फ़ाइल को, टेम्परेरी फ़ाइल को, जैसे इनका नाम है शॉर्ट नेम में हमने यहाँ पे रख दिया हुआ है। डिफरेंट फाइल डिफरेंट फोल्डर में डायरेक्टरीज़ में स्टोर हैं लाइनक्स फाइल सिस्टम में। रीज़न फॉर मेंटेनिंग दी फाइल सिस्टम क्या है, हमारे फाइल सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड स्पेस फॉर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। फाइल सिस्टम हमारा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस को स्पेस प्रोवाइड करता है। और दूसरा है डाटा स्टोरेज इज़ प्रेफर्ड ऑन हार्ड ड्राइव ड्यू टू रैम हाई कॉस्ट। ये हमारे डिफरेंट फाइल सिस्टम हैं। यहाँ पे देखें हार्डवेयर से ऊपर EX3, EX4, BFAT, ये सारे हमारे फाइल सिस्टम हैं। ये वर्चुअल फाइल सिस्टम और उसके बाद कर्नल। नेक्स्ट है हमारा फाइल सिस्टम के कुछ एक फ़ीचर, केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिव होते हैं आपके जो लाइनक्स फाइल सिस्टम होता है, स्मॉल और कैपिटल लेटर का डिफरेंट मीनिंग होता है फाइल नेम में। स्पेसिफाइंग पाथ आपके फॉरवर्ड स्लैश से होते हैं, विंडोज़ में वो बैकवर्ड स्लैश से होते थे। फाइल एक्सटेंशन इज़ नॉट नेसेसरी इन लाइनक्स। हिडन फाइल आर स्टार्टेड विद डॉट इन लाइनक्स। तो ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट लाइनक्स फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है साइबर लॉज। साइबर लॉज इज़ ए जेनरिक टर्म विच रेफर टू द ऑल द लीगल एंड रेगुलर एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। साइबर लॉज जो हमारे इंडिया में हैं वो IT एक्ट 2000 में इंक्लूड हैं, जो हमारा इन्फोर्स हुआ था अक्टूबर 17, 2000 में। साइबर लॉज इज़ द लॉज गवर्निंग साइबर स्पेस, जिसमें क्या आ गया हमारा नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, वेबसाइट, फ़ोन, ATM मशीन एट्सेट्रा। तो किन किन चीज़ों से रिलेटेड है हमारे साइबर लॉज? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ क्रिएटिविटी सच एज पेटेंट, कॉपीराइट। इन चीज़ों का ध्यान रखना वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आता है साइबर लॉज के अंदर। दूसरा है डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। के अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो डाटा की प्रोटेक्शन
और डाटा को ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर पाए, अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर पाए। तीसरा है साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, ऐसे क्राइम्स जो कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से हो रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए हमें साइबर लॉज़ की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर। जो हमारे डॉक्यूमेंट आजकल इंटरनेट के ऊपर शेयर हो रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी ऑथेंटिसिटी हमारी चेक होती है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर से। तो ये भी हमारे रिलेटेड होते हैं साइबर लॉज से। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू साइबर लॉज, जैसे साइबर क्राइम, डाटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट है साइबर क्राइम्स। ऐसे क्राइम्स जो हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से होते हैं उनको बोलते हैं हम साइबर क्राइम्स। साइबर क्रिमिनल वेरियस स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं टू अटैक कंप्यूटर एंड सिस्टम। किस तरह के हमारे पास साइबर क्राइम है, जैसे फ्रॉड, किसी की इन्फॉर्मेशन को अल्टर करना, डिलीट करना, स्टील करना, चुराना, अनफेयर तरीके से उसको फ्रॉड बोलते हैं। हैक करना मतलब किसी का डाटा उसकी परमिशन के बिना थेफ्ट करना या प्राइवेसी पॉलिसी को ब्रेक करके किसी का डाटा एक्सेस करना हैकिंग में आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे किसी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, किसी के पासवर्ड वगैरह चुराना। वायरसेस ये भी आपका साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है, जिससे क्या होता है अनऑथराइज यूज़र आपके सिस्टम की एक्सेस प्राप्त कर लेता है। रैनसमवेयर, इससे क्या होता है कि आप किसी के कंप्यूटर का जो डाटा है वो एनक्रिप्ट कर देते हैं पब्लिक की से, और फिर डिमांड करते हैं आप उससे पैसों की उस डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। स्पैमिंग, जैसे आपने देखा होगा कि आपके मेल बॉक्स में या फिर वेबसाइट के ऊपर साथ में अननेसेसरी एड्स या वीडियोस चलते रहते हैं, वो स्पैमिंग का पार्ट होते हैं। साइबर बुलिंग, बुली ए पर्सन टिपिकली बाय सेंडिंग ए मैसेज थ्रेटनिंग नेचर। और इन क्राइम्स को रोकने के लिए हमने क्या बनाए हुए हैं, साइबर लॉज बनाए हुए हैं। अब हम शेल कमांड के बारे में देखेंगे जो कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं। मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे मैंने शेल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं। कंसोल सॉफ्टवेयर का नाम है, जिससे मैं लाइनक्स की कमांड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से रन कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एफ़ ड्राइव में लाइनक्स एक फ़ोल्डर है और मैं कंसोल से इसी लोकेशन पे आना चाहता हूँ। अब अभी मैं एफ़ ड्राइव में हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा cd linux। तो अब मैं एफ़ ड्राइव में आ गया हूँ। एफ़ ड्राइव में कौन सी फाइलें हैं अगर मैंने चेक करनी है, जैसे मेरे को यहाँ स्क्रीन पे तो दिखाई दे रही हैं, एक फ़ोल्डर एक फ़ाइल है। तो लाइनक्स में कैसे देखेंगे इसको, ls कमांड से। ls कमांड मैंने रन की तो मेरे को बता दिया इसने कि एक फ़ोल्डर है और एक फ़ाइल है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम कुछ बेसिक शेल कमांड्स को यहाँ पे रन करके देखेंगे और उनका इम्पैक्ट यहाँ पे विंडो में देखेंगे कि उन कमांड को चलाने से क्या हो रहा है यहाँ। तो सबसे पहले हम कमांड चलाएंगे मेक फ़ोल्डर वाली। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे mkdir और फोल्डर का नाम मैंने लिख दिया टेम्प। मैं लाइनक्स फ़ोल्डर में हूँ एफ़ ड्राइव में, यहाँ पे भी लाइनक्स फ़ोल्डर ओपन है एफ़ ड्राइव में। जैसे ही मैं इस कमांड को लिखने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेम्प फोल्डर बन गया है। अब टेम्प फोल्डर के अंदर मुझे जाना है तो मैं क्या करूँगा, या फिर मुझे देखना है ये, तो मैं फिर से ls कमांड को रन करूँगा। तो यहाँ पे भी मेरे को टेम्प फोल्डर शो हो गया। अगर मुझे टेम्प फोल्डर के अंदर जाना है तो मेरे पास कमांड है cd और फोल्डर का नाम। तो मैं इसके अंदर चला गया। तो इसके अंदर जैसे कुछ भी नहीं होगा, तो अगर मैं ls कमांड लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा। नई फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे कैट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो कैसे करूँगा मैं कैट कमांड यूज़, कैट ग्रेटर देन और फाइल का नाम file1, और जैसे मैं एंटर मारूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टेम्प फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल बन गई है। और यहाँ पे मेरे को फ़ाइल के अंदर कंटेंट टाइप करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड लाइन। और इसके बाद अगर मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा अपने इससे, तो ये मेरा फ़ाइल में का जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा वो सेव हो जाएगा। तो इसको चेक करना है अगर मैंने, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक मार के इसको चेक भी कर सकता हूँ। इसके अंदर सेम ही कंटेंट लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। अगर मैं कैट और फाइल नेम लिखूँगा
तो मेरा जो फ़ाइल का कंटेंट है वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे फ़ाइल ओपन करके नहीं देखनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को कमांड लाइन इंटरफेस पे ही शो हो जाएगी। अब अगर मैंने इस फ़ाइल को कॉपी करना है तो मेरे पास कमांड है cp source और destination 2, मैंने फ़ाइल का नाम रख दिया। एंटर प्रेस करूँगा तो देखो मेरे पास फ़ाइल 2 बन गई, जो फ़ाइल 1 की तरह ही है। इसके अंदर कौन सा कंटेंट होगा, अगर मैं देखूं तो सेम ही कंटेंट होगा जो फ़ाइल 1 के अंदर था, कॉपी हो गई कमांड। अगर मेरे को फ़ाइल को डिलीट करना है तो मेरे पास rm कमांड है, फ़ाइल 1, तो इससे फ़ाइल 1 डिलीट हो गई। फ़ाइल 2 को डिलीट करना है तो फ़ाइल 2 डिलीट हो जाएगी। देख कमांड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट मेरे को यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस पे शो हो रहा है। वापस जाऊंगा, इस फोल्डर से बाहर आना है, मेरे को एक लेवल में बाहर आ गया। अब मेरे को फ़ोल्डर को डिलीट करना है तो मेरे पास कमांड है rmdir और temp, ये लिखूंगा तो मेरा ये फ़ोल्डर यहाँ पे डिलीट हो गया। एक यहाँ पे डेट कमांड होती है जो हमें सिस्टम की डेट शो कर देती है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट जो लाइनक्स शेल कमांड है वो रन कर सकते हैं और उनकी आउटपुट आपको यहाँ शेल पे ही शो हो जाएगी। ये मैं विंडो प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस पे भी दिखा रहा हूँ कि इन कमांड का क्या डिफरेंस आता है, कैसे इनका इम्पैक्ट दिखता है। अब हम क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। NOS हमें सर्वर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज को शेयर करना और कम्युनिकेशन का टास्क क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। सेंट्रलाइज सर्वर, सिक्योरिटी, रिमोट एक्सेस, ऑल दीज आर दी एडवांटेज ऑफ NOS। हाई कॉस्ट एंड रेगुलर मेंटेनेंस आर दी डिसएडवांटेज ऑफ NOS। इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक पढ़े वो थे कंप्यूटर नेटवर्क, TCP/IP, IP और साइबर लॉस। अब हम जाते जाते क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो भी इस चैप्टर के हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब से लिंक पे क्लिक करके इन आंसर की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स इस चैप्टर से रिलेटेड ये हैं, वो आप अपने नॉलेज के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं, इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके पास 9 to 12 क्लासेस कंप्यूटर साइंस का सिलेबस और ई-बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से सिलेबस, ई-बुक्स और वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है magicinfo.in। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है magicinfosynopsis@gmail.com। जय हिंद, जय भारत।